Hi everyone, welcome back to Shiny Classes. First of all, good afternoon, good morning, good evening to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस के साथ। मैं हूँ शालिनी। आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जो भी आप में से पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज मैं यहाँ पर आपका बाल विकास का लास्ट क्वेश्चंस, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव ओवर हो गया था वहाँ से ये चीज़ें मैं आपकी कंटिन्यू करूँगी, जो कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट वाले तो हम नहीं करते हैं, वेरी शॉर्ट वाले ही कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की ये अपनी आपकी पहली क्लास है। सारी प्लेलिस्ट आपकी कोई अलग से नहीं बनी हुई है। सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपको सीरीज पवन के और आदन के हुए हैं वो सारे के सारे आपको उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कुछ भी आपको अलग नहीं किया है मैंने, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ये है मेरा पूरा प्लान। अब चलते हैं। आज वैसे भी 5 मई और ये हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट कर रहे हैं। मैथ आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो वो भी सारी क्लासेस है। हर एक सब्जेक्ट रिवीजन पे चल रहा है। हम लोग रिवीजन मोड पे चल रहे हैं, तो सारा रिवीजन कर रहे हैं। प्यार से समझिए, देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि ऐसे रिवीजन होगा कोई सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपका मल्टीपल रिवीजन जो 8 सब्जेक्ट है वो होता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, बड़ा करती हूँ, आप भी अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करिए और दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। कल्पना का मतलब क्या है? इमेजिनेशन। आप बच्चों को कल्पना के बारे में कैसे बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं? तो ये कहेंगे कि आपको कल्पना के बारे में बच्चों को सिखाना है, तो आपके सीरीज़ में लिखा हुआ है भाषा ज्ञान का विकास करके। आप उनको भाषा का जो ज्ञान है, जो कम है या पूरी तरीके से नहीं पता है, उसके बारे में आप जानकारी देकर ये कार्य अच्छे से उनका कर सकते हैं। और कहानी या कथा को सुनाकर आप उनकी में कल्पना शक्ति के भाव को जागृत कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप उसको, उस फैक्टर को डेवलप कर सकते हैं। भाषा ज्ञान के मतलब समझो कि जैसे आपको एक जिज्ञासा हो, एक क्यूरियोसिटी हो, आप इमेजिन करो कि हम ऐसा कुछ प्रयोग करके कोई काम कर रहे हैं, या इस भाषा का प्रयोग करके हम कोई और अच्छी चीज़ बना पा रहे हैं। आप कहानी है, आधी कहानी सुन रहे हो तो उसका पूरा करने में अपने आप को यूज़ कर रहे हैं। हम, ऐसा होता है ना कि आधी स्टोरी बता देते हैं और ये कहते हैं कि इसकी स्टोरी पूरी करके आना। तो सारे बच्चे हैं, सब बच्चे अपनी अलग अलग स्टोरी उसके बाद बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उनको इस तरीके से उनकी कल्पना को, कल्पना की जो पावर है उनको डेवलप कर सकते हैं कि कैसे वो उस चीज़ को सोचे। 1 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से मिल गया। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए थे? थॉर्नडाइक साहब ने 2 नियम बताए थे, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम बताया था। ठीक है, तो मुख्य नियम 3 बताए थे। एक अभ्यास का नियम पहला, तत्परता का नियम दूसरा, प्रभाव का नियम तीसरा। अभ्यास के नियम में क्या है? प्रैक्टिस का नियम। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी बार जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उतने ही प्रवीण और प्रांगण बनते जाएंगे। तत्परता है, जिस भी चीज़ को सीखने की, कार्य करने की तत्परता आपके अंतर्गत अंदर होगी, आप उस चीज़ को उतना जल्दी सीखेंगे। प्रभाव का नियम क्या है? कि जिस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर जिस तरीके से पड़ेगा उसकी एक प्रतिछाया आपके प्रतिरूप के रूप में देखने को। अच्छा प्रभाव अच्छी चीज़ें, खराब तो खराब। तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बाहर के कारक से, अंदर के कारक से कुछ ना कुछ हमें प्रभावित करता ही रहता है। तो ये मुख्य नियम थे। थॉर्नडाइक साहब ने 2 नियम बताए, 2 कैटेगरी बताई। एक गौण मतलब निचला, मुख्य मतलब प्रथम और पहला। तो गौण नियम जो 5 बताए वो थोड़ा कम पूछे जाते हैं इन कंपेरिजन टू प्रथम नियम, इसीलिए हम इनके क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां पूछिए आप। बहुत सारी विधियां और प्रविधियां दोनों चीज़ें सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे आपके 2 नाम होते हैं, कभी तो कभी किसी नाम से बुलाया था आप सुनते हैं, फिर उस नाम से बुलाया आप सुनते हैं, तो वैसे इनके भी। तो 2 विधियां, 2 तरीके, 2 विधि, 2 टेक्निक, 2 रास्ते, कोई भी आपको लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अधिगम में 2 विधियों की बात है तो करके सीखना पहला है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, ध्यान रखना। अनुकरण के द्वारा सीखना दूसरा है। अब और भी बहुत सारी विधियां हैं, अभ्यास के द्वारा है, पुनरावृत्ति के द्वारा है कि नहीं? तो आप इस तरीके की विधियां का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगी। क्या बात बतानी है मुझे? कि अगर यही सेम क्वेश्चन आपको 2 नंबर के सेक्शन में पूछा गया होता, तो आप अगर वहाँ पर इस तरीके से लिख के आ रहे हैं तो आप अपने नंबर को खुद कटवा रहे हैं। आपको वहाँ पर करके सीखना है, तो करके सीखने में एक लाइन ज़रूर लिखनी होगी और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना होगा।
जैसे एक बार में हम साइकिल नहीं सीखते हैं, बार बार थोड़ा धीरे धीरे करके चलाते हैं, सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये इस तरीके के प्रश्न आपको आते हैं, जैसे यहाँ पे विधि पूछ लिया, ऐसे पूछ ले 2 सूत्र बताइए, अधिगम के 2 सूत्र बताइए, तो आपको क्या करना होगा कि जो भी 2 सूत्र के बारे में लिखना होगा उसके बारे में 2 लाइन वहाँ पर लिखनी होगी। ये आपकी समझदारी होगी, क्योंकि सामने वाला बच्चा इस तरह नहीं लिखेगा, तो आप उससे 1 नंबर ज़्यादा पाएंगे, आप उससे 1% मेरिट में आगे रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तरीके होते हैं नंबर को गेन करने का। आपको कॉपी ऐसे लिखनी होगी कि टीचर आपको दे नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा, रुचि और ध्यान में संबंध बताइए। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि रुचि और ध्यान में, रुचि एवं ध्यान में, और नहीं, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो है देखिए, रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्का है, उसके 2 पहलू होते हैं। तो रुचि और ध्यान भी उसी तरीके से है जैसे हेड और टेल होता है, एक सिक्के के 2 पहलू। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता। अगर एक वहाँ पर नहीं है तो एक कभी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ध्यानपूर्वक हम तभी रह सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। ये इस सिक्के के 2 पहलू इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम कोई भी काम में अटेंशन का जो एक घोड़ा, अटेंशन का जो भाव है, जो डेडली फोकस होकर किसी भी चीज़ को डेडिकेशन के साथ करना है, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारा इंटरेस्ट रहेगा। जैसे कि आपको 8 पेपर देना है, तो 8 पेपर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, कुछ ऐसे होंगे जिसको आप छूते भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या होगा कि आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है और आप उसमें कर रहे हैं। जो लोग मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर में क्या होता है कि जो चीज़ें उनको होता है कि मैं ये अच्छा बता ले जाऊँगा या कर ले जाऊँगा, पढ़ ले जाऊँगा, उसी में मास्टर करते हैं ना। तो वो क्या है कि उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें डेडिकेशन के साथ लगे हैं और कार्य को कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बातें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 5वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधि। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीके से वैसे ही प्रश्न पूछा कि पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के जो तरीके हैं वो आपको कौन कौन से बताने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 विधि, एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि, एक होती है आत्मनिष्ठ विधि, एक होती है प्रक्षेपण विधि। अगर यही प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछे तो आप वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है, वो आत्मनिष्ठ क्या होती है, इसके बारे में लिखो और एक एक लाइन आपको वहाँ पर मेंशन करनी होगी, तभी आप एक अच्छा नंबर वहाँ पर गेन कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहिए, जैसे ये आया अभी, ये तो साधारण है, आपकी सीरीज में लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन मैं एक कॉपी का आंसर लिखती तो मैं इस तरीके से नहीं आती, या तो मैं एक एक लाइन करके लिख के आती। एक लाइन में ये मतलब ये नाम जो एक ही लाइन में लिख उठा है, तो आप ऐसे कॉपी लिखोगे तो आपका एक ही पेज भी बचे, थोड़ा सा कॉपी को भी फिलअप करने का प्रयास करेगा 50 नंबर वाले में। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि कैसे बीएड और तमाम चीज़ों की कॉपी चेक हो, थोड़ा सा कॉपी फिल करने का प्रयास करिएगा। तो मैं जब लिखती तो मैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे करके लिखती, या तो मैं जब लिखती तो यहाँ पर मैं ऊपर लिखती व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ, इतना छोटा सा लिखती और वो कॉलम बना देती, और उसके बाद मैं 3 विधियों को कुछ इस तरीके से लिखती। इससे क्या होता है कि एक अच्छा लुक भी बनता है और हमारा कॉपी का आधा पेज भी भर जाता है और 1 नंबर हमें आसानी से गेन हो जाते हैं। तो आपको वो स्किल टीचर के सामने प्रेजेंट करनी होगी जिससे टीचर आपको 1 नंबर ज़्यादा दे दूसरे बच्चे से। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंपटीशन को दिमाग में लेकर चलिए, क्योंकि मेरिट की फाइटिंग हो जाएगी आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। 3rd पॉइंट ये है स्मृति। स्मृति यानी कि स्मरण, मेमोरी, क्या याद है। ठीक है, अब देखिए स्मृति 2 प्रकार की, एक अल्पकालिक होती है, एक दीर्घकालिक होती है। सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो स्मृति का मतलब होता है कि हमें कितनी चीज़ें याद हैं या हम क्या क्या हम याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही एक परिभाषा है, ये परिभाषा जब तक पूछी ना जाए कि किसके अनुसार है, तब तक आपको लिखने का प्रयास नहीं करना है। आप नॉर्मली लिख देंगे, नंबर नहीं कटेगा। तो जैसे स्मृति की एक परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना है स्मृति है। हमने जो बात सीख ली या हमने क्लास 5th में जो चीज़ें सीख ली वो हमें 6th में अगर याद है या हमें याद रख सकते हैं तो वो हमारी स्मृति के अंतर्गत आता है। तो जो बात हमने पहले सीख ली, जो सूत्र हमने पहले सीख लिया, जो चीज़ हमने पहले कर ली, उसको याद रखना, उसको अपने दिमाग में रखना। मैथ के वो फॉर्मूले, एरिया का स्क्वायर, पाई स्क्वायर का पेरीमीटर, जो भी फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूलों को तब पढ़ा और आज तक याद करके उसको उपयोग में ले आना। उपयोग में ले आना दूसरी चीज़ है, लेकिन याद रखना जो है वो मेमोरी का ही टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जैसे मेरी बात को बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ पा रहे होंगे। आई होप सो कि सिंपल और बेसिक तरीके से, और मैं बहुत आराम से आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तेज में तभी होती हूँ जब मुझे काम ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं आज का 7वां प्रश्न, वृद्धि, ग्रोथ एवं विकास। वृद्धि और ग्रोथ दोनों की इंग्लिश अलग, वृद्धि की ग्रोथ होती है और विकास की डेवलपमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। कभी कभी इन दोनों के बीच में आपसे एक छोटा छोटा कहता है कि 2-2, 3-3 अंतर बताइए, तो आपको अंतर ध्यान रखना होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों के नाम, किन्हीं 2 फैक्टर्स के नेम आपको वहाँ पर बताने हैं।
तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित 2 कारक की अगर हम बात करते हैं तो बालक का भोजन और लैंगिक अंतर, ठीक है। ये भी है, वातावरण भी आप वहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, वातावरण भी आप इसमें अच्छे से रख सकते हैं, परिवार का माहौल भी रख सकते हैं, ये सारी चीज़, आर्थिक स्थिति भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं कि यही सिर्फ होगा। तो भोजन अगर नहीं स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ क्या कहते हैं, अरस्तु जी ने क्या कहा है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ हृदय का, नहीं ऐसा कुछ क्या, मैं भूल रही हूँ लाइन, मुझे याद है लेकिन मैं भूल रही हूँ। जो आप अगर पोषण अच्छे से लोगे, न्यूट्रिशनल पावर्स अगर आपकी अच्छी रहेगी, आप वाइटामिन के खाने मतलब प्रोटीन सब चीज़ें लोगे तो आप विकसित रहोगे, डेवलप ग्रोथ होगी आपको, मतलब हाथ कान सारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे समय के साथ, आपका दिमाग तेज चलेगा। लैंगिक अंतर का भी थोड़ा सा बहुत देखने को मिलता है, वातावरण का भी इतना, तो आप कोई सारे कैसे चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यही बात बोला ना अरसू जी ने। अब स्वस्थ शरीर तभी होगी जब आप पौष्टिक आहार को लेंगे, पौष्टिक भोजन का आहार लेंगे, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। चना खाएंगे, स्प्राउट वाली चीज़ें खाएंगे, ठीक है, दाल रोटी खाएंगे, घी डाल के खाएंगे, तला भुना जंक फूड कम खाएंगे, लेकिन कोई मानता नहीं, सभी खाते हैं, ठीक है। चलो खाने की बात मत करो, आगे चल जाओ। आ जाओ एट्थ पे आते हैं, एट्थ चलते हैं, एट्थ प्रश्न देखते हैं, चिंतन क्या है, थिंकिंग, थॉट्स, विचार, आइडिया, ठीक है। तो ये 19 में पूछा गया प्रश्न है कि चिंतन क्या है, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, एक ज्ञान की प्रक्रिया है, एक ज्ञान का प्रोसेस है। इसका आधार, इसका जो पिलर होता है, जो इसकी नींव होती है, जो इसका बेस होता है, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है, मतलब चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, क्या करना है उस, ये और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया की समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण यह प्रक्रिया चिंतन वाली हमारे दिमाग की चीज तभी चलती है जब कोई परिस्थिति वहाँ पर क्रिएट हो जाती है और उसके अंत तक चल, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता है, जब तक उस चीज़ का कोई एक फिक्स्ड सर्टिफाइड सोल्यूशन नहीं, तब तक ये चीज़ हमारी चलती रहती है। आमतौर पर हम अगर चिंतन को सीखना भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि हम उस परिस्थिति से लड़ना सीख जाते हैं, इसीलिए हम लर्निंग को ही सीखना नहीं कहेंगे, चिंतन को भी हम सीखना कहेंगे, क्योंकि हम एक परिस्थिति में फंस जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं, उसका हम ज़्यादा सोल्यूशन नहीं निकाल लेते, तब तक हम उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जब सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने उस परिस्थिति से सीखा। तो चिंतन व्यक्ति का एक प्रतीकात्मक व्यवहार होता है, बहुत सही बात कही गई है, ठीक है, प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में चिंतन का गुण ले आए तो उनको करके सीखने की प्रक्रिया पर जरूर बल देना होगा कि थोड़ा सा आप इस पर सोचो, विचार करो, थोड़ा सा सोचो। जब तक बच्चे स्वयं से नहीं सोचेंगे तब तक वो स्वयं का दिमाग नहीं यूज करेंगे। कहीं उसी तरीके से ये चीजें उससे संबंधित हैं। गिलफोर्ड साहब ने कहा है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार, ये एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिष्ठान से संबंधित होता है। ये सभी प्रतिस्थापन से, चीज़ों से, सिचुएशन से, घटनाओं से, इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से संबंधित होता है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं और अलग अलग लोगों ने अपनी राय को वहाँ पर व्यक्त करते हुए रखा है। दैट्स एनफ, नो प्रॉब्लम। जब तक आपको स्पेशली नाम लेकर ना पूछा जाए तो आप वहाँ पर मत लिखिएगा, आपको कोई नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए इसी बात पे लाइक बनता है, कम ऑन फास्ट, डू इट फास्ट। चलिए चलिए आराम से करेंगे, सारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप लाइक करिए फटाफट, ईच एंड एवरीवन। चलिए फटाफट, रुकना नहीं है, करते रहना है और हम रुकते नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बढ़ लो आगे, पढ़ लो आगे, काम आपका बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा, सुपर्ब काम हो जाएगा, ठीक है, और मज़ा भी आएगा आप लोग को। मैं जैसे थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी, थर्ड सेमेस्टर की सीरीज में आप लोगों को टेलीग्राम पे टाइम पता तक 8 बजे की क्लासेस रहेगी, तो आप लोग को एकदम चुपचाप पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस करा, वहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं, नॉर्मल लाओ, पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी बच्चे सीटेड का फॉर्म भर रहे हैं ना वो हेल्पफुल होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपका लाभ कहीं ना कहीं से थोड़ा करके हो जाए, कि थोड़े थोड़े से बूंद खड़ा पड़ता है ना, तो चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी तो दिमाग का बड़ा करेगा, ठीक है। आप फॉर्म भरोगे तो हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, 9वां क्वेश्चन है आज का कि कल्पना क्या है, इमेजिनेशन की एक परिभाषा। मैकडूगल साहब ने कहा है कि कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जी हाँ, क्योंकि कल्पना हम उसी चीज़ की करते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, हम उसी चीज़ सोचते हैं काश हमारे पास ये हो, काश जैसे मुझे स्कॉर्पियो का बड़ा शौक रहता है, ब्लैक वाला जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है अभी कुछ समय पहले, मतलब समय हो रहा है 5-6 महीने, लेटेस्ट मॉडल, क्या गजब की गाड़ी है ना, क्लासी लगती है एकदम, तो उसका बड़ा शौक मुझे लगता है कि मैं भी उसको करूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है, फोल्ड वोल्ड करने में दिक्कत होती है, मोड़ने में रोडों पे, फॉर्च्यूनर को चलाओ देखो एकदम मोड़ने में दिक्कत होती है। तो वो चीज़ें क्या है, वो एक इमेजिनेशन है मेरी कि हम तो कार चला लेते हैं, लेकिन वैसे स्कॉर्पियो वगैरह नहीं अच्छे से कर पाते हैं, बड़ी गाड़ी लगती है,
तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरी एक सोच है, मैं उस चीज़ को लेके सोच रही हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ, देखती हूँ तो मन में होता है यार मेरे को करना है। तो कल्पना जो ये चीज़ें हैं वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। आप कुछ और सोच रहे हो, आप हो सकता है पर्सन को लेकर सोच रहे हो, आप कुछ और लेके चीज़ों को सोच रहे हो, आपकी जो डिज़ायर है आप जो डिजर्व करते हो ये, या आपकी जो डिज़ायर है आप उसको लेकर सोच रहे हो। तो हम वस्तुओं को, चीज़ों को, उस पद को, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। तो वो हमारी कल्पना होती है, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी सी थॉट्स होती है। जैसे जैसे बालक को भाषा का ज्ञान होता है उसकी शक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चों को शब्दों का ज्ञान होता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। पहले इंटरेस्ट नहीं था चीज़ों में, अब एक बार कार चलाई, कार किया, रन किया, अब स्कॉर्पियो चलाने की इच्छा होती है जो कि चलाने नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे कुछ और मन करेगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चों को शब्दों का ज्ञान हुआ, भाषा का ज्ञान हुआ, उनकी शक्ति बढ़ने लगी, वो निबंध बनाने लगे, वो डिबेट करने लगे। तो ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हैं वो चीज़ हमारी इंटरेस्ट के साथ बढ़ती जाती है, हम उस पर और मगन होकर काम को अच्छे से करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज का 10th क्वेश्चन। तर्क क्या है? तर्क, रीजनिंग करना। अब तर्क के बारे में यहाँ पे है तर्क से आशय। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले किए गए अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसा चिंतन होता है, एक प्रोडक्टिव चिंतन, उत्पादक का मतलब प्रोडक्ट मिलना, ये एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई समस्या है, जो ये बहुत एक प्रॉब्लम वाली फेज चल रही है, उसमें हमको जो है पूरी तरीके से हमें जो है साधन, एक समाधान देखने के लिए सोचना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आ गई और हम इसको कैसे मीट आउट करेंगे, कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे जो पुराने या पूर्वजों के जो एक्सपीरियंस रहते हैं हम उनके बेस पे कुछ ना कुछ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको, मैं एक सीरियस बात बोल रही हूँ, रास्ते में आप चल रहे हैं तो अगर आप खाली हैं या कोई भी चीज़ है तो रास्ते में पहले जा रहे हो तो हर चीज़ के साइन बोर्ड देखते चलो कहाँ पर क्या है, क्योंकि आपके एसएसटी में काम आ जाता है। आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर कोई चीज़ हो रही है तो उसको वहाँ से लेने का प्रयास करो। स्किल को सीखा जाता है, स्किल को चुराया भी जाता है, सीखा भी जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है कि हम जैसे समस्या कहीं आई, कोई समस्या कहीं किसी दूसरे उदाहरण में क्रिएट हुई तो वहाँ पर ऐसा हुआ तो लाओ हम भी ट्राई करते हैं। तो यही होता है कि अनुभव को अपने नए ढंग से हम उसको ऑर्गेनाइज करके जब प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ें तर्क के अंतर्गत आ जाती है, जहाँ पर हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वुडवर्ड साहब ने बोला कि मन में उद्देश्य और लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना। मन में अपने उद्देश्य को रख लो और उसके हिसाब से अपने एम को बना लो और उसके अनुसार एक एक स्टेप को बढ़ते चलो। आज मैंने ये, इसलिए मैंने बोला कि महीने का गोल बनाया करो, मंथ का गोल हमेशा लाइफ में बनाया करो कि इस महीने हमें क्या क्या प्रोडक्टिव चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है। तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है तो आप उसके एम को बनाओ तो आप उस तरह पहुँच पाओगे। तो ये चिंतन है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन तर्क करने की क्षमता आ जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे उसके अंदर चिंतन करना, सोचने लगता है क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम की स्ट्रेटजी जितनी अच्छी आप बना सकते हो उतना मैं कितना भी बताऊंगी आपको वो उतना मजा नहीं आएगा जितना खुद की आप प्लानिंग करके बनाओगे। क्या होता है ना कि वो अपना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब ज्ञानी सच में होते हैं लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते हैं बातों को। तो वो चीज़ें अलग होती हैं। तो वही चीज़ें हैं तर्क करना, सोचना, विचार करना। बड़े बड़े होते गए चिंताएं बढ़ती गई। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी तर्क के थ्रू बच्चा अपनी बात को गलत होते हुए भी सही करने का एक देखता है कि नहीं हम सही करेंगे, या कभी कभी होता है कि हम तर्क देकर उस बात को प्रूफ करते हैं, क्योंकि हर जगह प्रूफ मांगा जाता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क के अंदर, व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति है वो सोच रहा है तो वो तर्क कर सकता है। बोलता वही है जिसको नॉलेज है, जो नहीं बोलता है फिर वो दिक्कत अलग है, वो चिंतन नहीं कर रहा है। भाई चिंतन करना बुरी बात नहीं है, सोचना पड़ता है। चिंतन प्रथम सोपान है और उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान। एक दो सोपान की बात है, मतलब रास्ता है, तरीका है। पहले तो हम चिंतन करते हैं फिर उसके ऊपर जो है हम उसका मतलब तर्क देते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को तर्क की क्षमता, जब बच्चा 11 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है, वही 9 10th को क्रॉस किया रहता है लगभग लगभग, क्योंकि हम लोग 10th है 14 साल में देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 8th में बच्चा रहता है, 7th 8th में रहता है, उसके तर्क की जो चक्षु रहते हैं वो खुल जाते हैं। अब वो हर बात पे तर्क करना शुरू कर देते, जो कि घर वालों को पसंद आना खराब लगे, उसी दिन से बच्चा दुष्ट हो जाता है। यही होता है ना। चलो आ जाओ, कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे है 11वां प्रश्न है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। परिभाषा किसकी? इस तरीके से परिभाषा के प्रश्न आएंगे जो एनास्टासी की है। बहुत कम उम्मीद है आने की क्योंकि थोड़ा बड़ी है, ज़्यादा बैंगटिक की जो परिभाषा है वातावरण की वो ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट करिए। बाल विकास पर हेरिडिटी का जो प्रभाव पड़ता है उसको आपको बहुत ही स्पष्ट करके बताना है।
तो पहला है कि व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला वह है कि बालकों में माता पिता की विशेषता है, जो माता पिता की अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उनमें ट्रांसफर होने को दिखती है। जैसे कोई है कि माता पिता बहुत ही सुशील है, विनम्र स्वभाव के हैं, तो बच्चे भी कुछ उस तरीके, कुछ एकदम होता है एकदम नाम के विपरीत होते हैं, ठीक है। नाम नयन सुख काम बेकार वाले, ठीक है। नाम काम, लड़की का नाम है कोमल, अब जितने काम है एकदम कांटे वाले। ऐसे होता है ना कि एकदम विपरीत नाम के लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो कोई कोई होता है कि माता वो अपवाद हो जाता है एक प्रकार से। बालकों की मूल शक्तियों का प्रभाव के कारण उनका वंशानुक्रम देख, तो मूल शक्तियाँ उसके भी वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको जो इसमें दिया गया यही लिखना, आपको अपने तरीके से आप बनाकर भी कोई लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं, कोई नंबर कटने की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही नंबर कटते हैं। नेक्स्ट आइए, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट करना है। अब वातावरण का वो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर। बच्चों में उत्तम वातावरण न रखने से बुद्धि लब्धि कमजोर रहती, छीण बुद्धि के होते हैं, बहुत मतलब बेकार सोच के होते हैं, हर चीज़ में लड़ाई जो रहता है, अजीब सा माहौल रहता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई का एक अभाव देखने को व्यक्तित्व में पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे वातावरण में नहीं रहते हैं, तो उनका बिहेवियर अलग रहता है, अलग तरीके की सोच रहती है, अलग तरीके का एकदम रहन सहन रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, तो इसका एक गलत छाप भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं। तो एडोलसेंस की स्टेज है, तो आत्मसम्मान की भावना आती। अब जो छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना, मैं बड़ा हो गया, मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है, ऐसा बच्चा अक्सर छोटे बोला, तब अब बड़े हो गए हैं, हम कहते हैं ना बच्चे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा सोचो, नहीं मेरा कपड़ा सही करो, ये करो वो करो, तो आत्मसम्मान की जो बात होती है वो आने लगती है। फिर काम भावना की परिपक्वता, ठीक है, दोस्ती यारी बढ़ने लगती है। धार्मिक अभाव, धार्मिक भाव भी पनपने लगता है, ठीक है, लोग पूजा पाठ में भी जाने लगते हैं, बच्चे हैं, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति भी होने लगती है। अपराध प्रवृत्ति कैसे, गलत काम करेंगे, उसको मारेंगे, उसकी चोरी करेंगे, यहाँ चोरी करेंगे, पतंग लूटेंगे, ठीक है, और भी है, सामान चुराएंगे, धकेल देंगे, गिरा देंगे, मार के भाग जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, गलत काम करेंगे, तोड़ देंगे घर के सामानों को, नुकसान करेंगे, जिद पूरी नहीं होगी तो तोड़ फोड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे, यही सब करते हैं, तो गलत कामों की तरफ बढ़ने लगते हैं, पैसे चुराने लगते हैं घरों से, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आइए, पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है। ये एक अच्छी डेफिनेशन है, पूछ सकता है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। घर जो होता है वो शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम सर्वोपरि स्थान होता है, और बालक की पहली स्कूल वही होती है, क्योंकि सबसे पहले हमको वहीं पर नमस्ते करना, जय करना, दादा दादी, पापा दादा, बुआ चाचा, गाय, सब कुछ वहीं पर हमको छोटा छोटा सिखाया जाता है, चाहे हम तुतली भाषा में ही बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी को बताने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। तो वंशानुक्रम समझ में आता है, वातावरण दिखता है, सामवेगिक तनाव जो है वो भी समझ में आता है, सामाजिकरण, आपका सोशल स्टेटस कैसा है वो, आपकी शारीरिक चीज़ें कैसी हैं वो, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं, और इनसे आपकी व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी की झलकती है पूरी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको 16 प्रश्न करवाने का टारगेट बनाया था, जो कि मैंने 16 प्रश्न बहुत अच्छे से करवाया, बहुत प्रॉपर तरीके से, और आज की आपकी क्लास जो है 23 मिनट की क्लास हुई, 3 मिनट ज़्यादा ही मैंने आपको पढ़ाया। मैं ऐसे करके क्लासेस का कंटिन्यू करूँगी, वैसे भी मैं क्लासेस आपकी कंटिन्यू करती हूँ हमेशा की तरह। तो ये रही क्लास आपकी, समझिए, लिखिए, राइटिंग डेली लिखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, परेशान ना होइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में सेम टाइम पर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, लाइक करते हुए सभी लोग जाएंगे जिन्होंने नहीं किया, और एक छोटा सा कमेंट भी करते हुए जाएंगे क्लास कैसी लगी आज की ये वाली। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।